Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सारा सनी इंडियाज फर्स्ट डीप लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो सारा सनी है वो इंडिया की पहली डीप लॉयर बनी है सुप्रीम कोर्ट की। जानेंगे इनके बारे में हम। सारा सनी, a 27-year-old lawyer from Bengaluru, recently achieved a historic milestone by becoming the country's first deaf lawyer to argue in the Supreme Court. जो सारा सनी है जो कि 27-year-old लॉयर है बेंगलुरु की, वो उन्होंने अचीव किया है कि हिस्टोरिक माइलस्टोन को। वो कंट्री की पहली डीफ लॉयर बनी है जो कि आर्ग्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट में। Her groundbreaking journey began when Chief Justice G.Y. Chandrachud allowed a sign language interpreter to assist her during proceeding. Subsequently, the court appointed its own interpreter, a first in its history, to ensure her understanding of the proceeding. और उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अलाउ किया था उनको साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को ताकि वो मदद करे उनके प्रोसीडिंग के दौरान। साथ साथ कोर्ट ने अपॉइंट किया उनका खुद के इंटरप्रेटर को। यह पहली बार है हिस्ट्री में जो कि ये इंश्योर करेगा उनके अंडरस्टैंडिंग को प्रोसीडिंग के लिए। सिग्निफिकेंस, इसका क्या महत्व है, तो ऑब्जर्वर जो है वो मान रहे हैं कि सारा का जो प्रेजेंस है टॉप कोर्ट में ये प्रमोट करेगा इंक्लूसिविटी को और एकोमोडेशन को डेफ कम्युनिटी के लिए इंडियन लीगल सिस्टम में। दिस अचीवमेंट हैज ब्रोकन स्टीरियोटाइप एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर मोर डेफ स्टूडेंट टू स्टडी लॉ, मेकिंग द लीगल सिस्टम मोर एक्सेसिबल। और ये जो अचीवमेंट है इसने तोड़ दिया है जो एक माइंडसेट बना हुआ था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब ये इंस्पायर करेगा और ज्यादा डीफ स्टूडेंट को कि वो लॉ की तैयारी करे और लीगल सिस्टम को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्यूरियल साइट एंड टाउन प्लानिंग। तो जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्यूरियल साइट और टाउन प्लानिंग के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है और ये प्री प्लस मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिस्ट ने अनकवर किया है स्प्रॉलिंग ब्यूरियल साइट को भारत में, जो कि बिलोंग करता है वन ऑफ द वर्ल्ड के अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन को, जो कि इंडस सोसाइटी है। हम जानेंगे इस साइट के बारे में। द एक्सकेवेशन ऑफ दिस साइट स्टार्टेड इन 2019 नियर खाटिया विलेज इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। जो एक्सकेवेशन है इस साइट का उसको स्टार्ट किया गया था 2019 में खाटिया विलेज के पास कच्छ रीजन में गुजरात के। द 40 acre सिमेट्री डिस्कवर मे बी द लार्जेस्ट प्री अर्बन सिमेट्री ऑफ इट्स काइंड डेटिंग बैक 5200 ईयर्स। जो 40 एकड़ का आपका सिमेट्री जिसको कि डिस्कवर किया गया है ये आपका लार्जेस्ट प्री अर्बन सिमेट्री है इस टाइप का, जो कि आपका 5200 ईयर्स पुराना है। द सिमेट्री वाज इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स स्पेनिंग फ्रॉम 3200 BC टू 2600 BC, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेव इन द वर्ल्ड। और ये जो सिमेट्री है जिसका उपयोग हुआ है वो आपका 500 ईयर्स पुराना है, जो कि स्पेन करता है 3200 BC से 2600 BC के समय को, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेव है वर्ल्ड का। Excavation has revealed over 500 graves, including unique features like sandstone line burial shaft pointing in different direction। और जो excavation है इसने रिवील किया है 500 ग्रेव से अधिक को, जिसमें कि यूनिक फीचर्स है जैसे कि आपका सैंडस्टोन लाइन ब्यूरियल शेफ्ट हो गया जो कि पॉइंट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। आर्टिफैक्ट फाउंड इन द ग्रेव इंक्लूड बैंगल, बीच एंड पोट्री, मोस्टली सिंपल इनएक्सपेंसिव आइटम। और जो आर्टिफैक्ट पाए गए हैं ग्रेव्स में जैसे कि आपका बैंगल्स हो गया, बीच हो गया या पोट्री हो गया, ज्यादातर सिंपल इनएक्सपेंसिव आइटम है। सम पीपल वेयर बरीड विद पर्सनल ऑर्नामेंट, बैंगल, बीच, एम्यूलेट विच कुड नॉट बी पास ऑन टू अदर। और कुछ पीपल को बरीड किया गया उनके पर्सनल ऑर्नामेंट के साथ, जैसे कि बैंगल्स हो गया, बीच हो गया, एम्यूलेट हो गया, जिसको कि नहीं पास किया गया दूसरे को। सम वुमेन वेयर बरीड विद अ मिरर मेड ऑफ कॉपर। और कुछ वुमेन को बरीड किया गया मिरर जो कि बना हुआ कॉपर उसके साथ। एडल्ट को बरीड किया गया है अलग अलग टाइप ऑफ वेसल में जो कि एसोसिएटेड है सर्विंग और स्टोरिंग फूड के लिए। सेल बेंगल वेयर टिपिकली फाउंड ऑन द लेफ्ट आर्म ऑफ एडल्ट फीमेल। और जो सेल बेंगल है वो टिपिकली पाए गए हैं लेफ्ट आर्म में एडल्ट फीमेल के। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन वेर नॉट यूजुअली बरीड विद एनी पॉटरी और ऑर्नामेंट। और जो इन्फेंट या चिल्ड्रन थे उनको ज्यादातर नहीं बरी किया जा रहा था किसी भी टाइप के पॉटरी या ऑर्नामेंट के साथ। What was the Indus Valley Civilization? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जान ले। It was a Bronze Age civilization 3300 to 1300 BC, mature period 2600 to 1900 BC, extending from what today is northeast Afghanistan to Pakistan and northwest India। आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है 3300 से 1300 BC का, और जो मैच्योर पीरियड है इसका वो 2600 से 1900 BC का है, जो कि एक्सटेंड करता है आज के नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन के तक।
Along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three early civilizations of the old world, and of the three the most widespread. It flourished in the basin of Indus River. और जो आपका एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया है, उसके साथ साथ ये वन ऑफ द थ्री अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द ओल्ड में से एक है, और ये जो है तीन जो है आपका मोस्ट वाइड स्प्रेड जो कि फ्लरिश कर रहे थे बेसिन में इंडस रिवर के, उनमें से एक है ब्यूरियल प्रैक्टिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो ब्यूरियल प्रैक्टिस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, डेड बॉडीज वर प्लेस्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन एंड वेर अकम्पनीड बाई फूड, पोट्री, ज्वेलरी एक्सेट्रा. जो डेड बॉडीज थे उनको प्लेस किया जा रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये एक्सटेंडेड थे इनह्यूमेशन फॉर्म पे, और इनको अकम्पनीड किया गया था फूड, पोट्री, ज्वेलरी के माध्यम से. जो ग्रेवयार्ड था वो जो था विद इन सेटलमेंट था. प्रैक्टिस किया जा रहा था तीन टाइप ऑफ ब्यूरियल्स को. कौन कौन से? पहला था आपका कंप्लीट ब्यूरियल, दूसरा था फ्रैक्शनल ब्यूरियल, जिसमें ब्यूरियल जो था बोन्स का एक्सपोजर ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड बीट्स के बाद किया जाता था, और तीसरा था आपका क्रीमिएशन, जिसमें कि ब्यूरियल जो था एसेस का किया जाता था. क्या महत्व है इसका? It shows their strong belief in life after death, which was similar to the belief system of other contemporary civilization. However, the items kept were not as expensive as other civilization, unlike those of its allied in Egypt and Mesopotamia. ये दर्शाता है कि उनका स्ट्रांग बिलीफ था लाइफ के ऊपर डेथ के बाद, यानी मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म पे वो बिलीव करते थे, जो कि सिमिलर बिलीफ था अदर जो कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन था उसमें भी ऐसा ही बिलीफ था. ये जो आइटम वहां पे रखे जाते थे वो इनएक्सपेंसिव थे, उतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे दूसरे सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में. जैसे कि आपका एलाइट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में एक्सपेंसिव आइटम रखे जाते थे. यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शाया गया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका 3300 टू 1300 बीसी का, अर्ली फेज 3300 टू 2600 बीसी, मैच्योर फेज 2600 से 1900 बीसी, और जो लेट फेज है 1900 से 1300 बीसी. तो जो अर्ली साइट था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जैसे कि आपका पादरी हो गया गुजरात का, कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा कुछ का, हड़प्पा पाकिस्तान का, बालकोट अमरी और बिलाना हरियाणा का, और कोट जिलजी गुमला. ये कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो मैच्योर फेज था ये ऑक्युपाई कर रहा था एरिया को 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का. ये जो था एक्सटेंडेड था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में. तो नॉर्थ में आपका मांडा है जम्मू में, वेस्ट में आपका सुटका जेंडर है बालूचिस्तान में, ईस्ट में आपका आलमगीर पूरा यूपी में, और साउथ में आपका गुजरात में मालवान है. लेट फेज की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय डिक्लाइन कर रहा था. साइज जो थे वो नंबर में अधिक थे लेकिन वो सिमिलर स्मॉलर थे साइज में. ये डिवाइडेड थे 5 फेजेस में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 इंडाइजेनस प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसीव्ड जीआई टैग. तो 3 इंडाइजेनस प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश का जिसको कि जीआई टैग दिया गया है. तो प्रोडक्ट कौन कौन से है वह डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस स्टेट का था जिसको जीआई टैग दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो 3 इंडाइजेनस प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश के, जैसे कि आपका याक चुरपी, खामटी राइस और चैंगचा टेक्सटाइल, इसको प्रेस्टिजियस जीआई इंडिकेशन टैग मिला है जीआई रजिस्ट्री के द्वारा. इन तीनों के बारे में हम जान लें. पहले हम याक चुरपी के बारे में जान लें. फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट चीज मेड फ्रॉम द यूनिक अरुणाचली याक ब्रीड. ये आपका फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट चीज है जो कि बनता है यूनिक अरुणाचली याक ब्रीड की मदद से. इसमें हाई परसेंटेज होता है प्रोटीन का. ये कंटेन करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट को. ये एक सोर्स है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई का. खामटी राइस, स्टिकी राइस इज प्रोड्यूस इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश. ये जो स्टिकी राइस है इसको प्रोड्यूस किया जाता है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के. जाना जाता है इसके टेस्ट के कारण. ये कंटेन करता है इनसॉल्युबल फाइबर को जो कि प्रमोट करता है बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को. और जो लास्ट था आपका टैंगसा टेक्सटाइल, प्रोडक्ट ऑफ द टैंगसा ट्राइब इन चैंगलेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश. टैंगसा ट्राइब इज मेनली बेस्ड इन चैंगलेंग एंड कंसिस्ट ऑफ सब ट्राइब. ये जो प्रोडक्ट है आपका टैंगसा ट्राइब इन चैंगलेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का. टैंगसा ट्राइब आपका मेनली बेस्ड है चांगलांग में और ये कंसिस्ट करता है सब ट्राइब को. जो टेक्सटाइल है ये जाने जाते हैं इनके एक्सोटिक डिजाइन और कलर के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डू नॉट फॉल अंडर ट्राई जुरिसडिक्शन. तो जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये नहीं आता है ट्राई जुरिसडिक्शन में. ऐसा क्यों कहा गया, क्या हम सब समझेंगे. Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) in India has ruled that over-the-top OTT streaming platform like Disney Plus Hotstar do not fall under the jurisdiction of Telecom Regulatory Authority of India. तो जो आपका टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल है भारत का, उसने रूलिंग दिया है कि जो ओटीटी ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये नहीं आते हैं जुरिसडिक्शन में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, बल्कि इनको गवर्न किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के माध्यम से, जैसा कि नोटिफाई किया गया था आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा. ये जो डिसीजन है ये एक सिग्निफिकेंट है दोनों ही ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जो कि कोशिश कर रहे थे रेगुलेट करने का ओटीटी सर्विस को. ये एक ऐसा मूव है जो कि कॉन्टेस्ट किया गया था आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट रेगुलेट द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया. ट्राई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
जो आपका ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भारत में। ट्राई को स्टैब्लिश किया गया था 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो हम जानेंगे कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैज प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन एट द इश्यूअर बैंक लेवल। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उन्होंने प्रपोज किया है कि इंट्रोड्यूस किया जाए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को इश्यूअर बैंक लेवल के माध्यम से। ये जो मूव है, इसका मकसद है इनहेंस करना डाटा सिक्योरिटी को और प्रोवाइड करना कस्टमर को और ज्यादा कंट्रोल मैनेज करने के लिए उनके कार्ड टोकन को। आवश्यकता क्यों पड़ी? Under the current system, cardholder have to create different token for each merchant, which can be time consuming and pose data security concern. करेंट सिस्टम के अंतर्गत जो कार्ड होल्डर है, उनको क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग टोकन को अलग मर्चेंट के लिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है इसके लिए। लेकिन जो आपका कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है, इसमें टोकन जो है क्रिएट किया जाएगा इश्यूअर बैंक लेवल पे और जो कि लिंक होगा यूजर के एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ वेरियस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के माध्यम से। दी एलिमिनेट द नीड फॉर डुप्लीकेट टोकनाइजेशन प्रोसेस एट ईच ऐप और वेबसाइट, इनहेंस ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एंड रिड्यूस कार्ड डाटा रिलेटेड फ्रॉड। ये एलिमिनेट कर देगा जो आवश्यकता पड़ती है डुप्लीकेट टोकनाइजेशन प्रोसेस की हर एक ऐप या वेबसाइट के लिए, इनहेंस करेगा ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को और रिड्यूस करेगा जो कार्ड डाटा रिलेटेड फ्रॉड है। टोकनाइजेशन होता क्या, हम इसको भी समझते हैं। टोकनाइजेशन रिप्लेस अ कार्ड 16 डिजिट नंबर विद अ यूनिक टोकन स्पेसिफिक टू अ यूजर कार्ड एंड वन मर्चेंट एट अ टाइम। This token hide the card actual details, improving security, especially in case of data leak from merchant website. User can choose to let their card be tokenized for future online purchase. जो टोकनाइजेशन है, ये रिप्लेस करता है कार्ड के 16 डिजिट नंबर को यूनिक टोकन की मदद से, जो कि स्पेसिफिक होता है यूजर के कार्ड के लिए और वन मर्चेंट के लिए एक समय पे होता है। ये जो टोकन है, ये हाइड करता है कार्ड के एक्चुअल डिटेल्स को, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को, स्पेशली डाटा लीक के केस में मर्चेंट के वेबसाइट से अगर होता है तो यूजर जो है वो चूज कर सकते हैं कि अपने कार्ड को टोकनाइज करना चाहते हैं फ्यूचर ऑनलाइन परचेज के लिए कि नहीं। किस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया परचेज करना मर्चेंट से, तो जो मर्चेंट है वो इनिशिएट करेंगे टोकनाइजेशन को, पूछ के हमारे कॉन्सेंट को टोकनाइज के लिए कार्ड का। एक बार जब हम कॉन्सेंट देंगे तो वो सेंड करेंगे टोकनाइजेशन रिक्वेस्ट को कार्ड नेटवर्क पे। जो कार्ड नेटवर्क है, ये क्रिएट करेगा एक टोकन को, जो कि एक प्रॉक्सी होगा कार्ड नंबर का, भेजेगा वापस से मर्चेंट के पास। अब हम अप्रूव करेंगे ट्रांजेक्शन को सीवीवी और ओटीपी के माध्यम से। मर्चेंट सेव कर लेगा टोकन को सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन के लिए और पेमेंट करने के लिए डिफरेंट मर्चेंट को डिफरेंट कार्ड से टोकनाइजेशन को फिर से किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूसा 44 पैडी वैरायटी। तो जानेंगे हम पूसा 44 पैडी वैरायटी के बारे में। पंजाब चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस अ बैन ऑन द कल्टीवेशन ऑफ द पूसा 44 पैडी वैरायटी स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो बैन करेंगे कल्टीवेशन को पूसा 44 पैडी वैरायटी का नेक्स्ट ईयर से। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? Pusa 44 was developed in 1993 and gained immense popularity among Punjab farmer, covering 70 to 80% of the state paddy cultivation area due to its high yield. जो पूटा 44 है, इसको डेवलप किया गया था 1993 पे। इसने गेन किया था बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी को पंजाब के फार्मर्स के बीच में। अब ये जो है कवर करता है 70 से 80% स्टेट के पैडी कल्टीवेशन एरिया का, इसके हाई यील्ड के कारण। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे का, जो बैन करने की बात कही गई है पूसा 44 को नेक्स्ट ईयर से, तो मैच्योरिटी पीरियड जो है इसका बहुत ज्यादा है। पूसा 44 का लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड है, इस कारण आवश्यकता होती है 160 डेज की इसको मैच्योर होने में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 डेज लॉन्गर है दूसरे पैडी के वैरायटी के कंपैरिजन में। वाटर कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो पंजाब को सामना करना पड़ रहा है सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का, और गवर्नमेंट का मकसद है कि कंजर्व करे 1 मंथ ऑफ इरिगेशन वाटर को, बैन करके पूसा 44 को। स्टबल बर्निंग, पूसा 44 जो है वो और ज्यादा बढ़ाता है जो प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग का पंजाब में। इसका जो हार्वेस्ट है वो बिफोर होता है आइडियल टाइम के वेट सोइंग के, इस कारण एंड ऑफ अक्टूबर के समय पे। इस कारण कम से कम समय बचता है 20 से 25 डेज का। इस कारण स्टबल डिस्पोजल जो है वेट सोइंग के पहले करना पड़ता है, जिस कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.